नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। और सबसे पहले 4 बड़ी खबरों से शुरुआत हम कर रहे हैं। कश्मीर मुद्दे पर बौखलाए पाकिस्तान ने ताजा कीगल धमकी देते हुए कहा है कि वो भारत के लिए अपने सभी रास्ते बंद कर देगा, जिसमें एयर स्पेस भी शामिल है। पीएम मोदी की तारीफ करने पर कांग्रेस की केरल इकाई ने सांसद शशि थरूर को नोटिस भेजकर उनसे सफाई मांगी है। डीडीसीए ने फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम अपने पूर्व अध्यक्ष अरुण जेटली के नाम पर रखने का फैसला लिया है, जबकि मैदान का नाम फिरोजशाह कोटला ही रहेगा। और आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारतीय गेंदबाज बुमराह 9 पायदान की बड़ी छलांग लगाते हुए 7वें नंबर पर पहुंच गए और पहली बार दुनिया के टॉप 10 गेंदबाजों की लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब हुए। और आइए अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं देखने गए एक शख्स को सेल्फी का शौक भारी पड़ गया। यह आदमी ऊंची पहाड़ी से करीब 200 फीट गहरे कुंड में गिर गया। गनीमत रही कि पुरातत्व विभाग और पुलिस की टीम ने उसे वहां से निकाल लिया, लेकिन इस आदमी का गहरे कुंड से सकुशल निकाल लिया जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुंड में झरने का पानी तेज आवाज के साथ गिर रहा था और ठीक उसके सामने यह आदमी रस्सी के सहारे हवा में लटका हुआ था। पानी की एक तेज लहर रेस्क्यू टीम की मेहनत पर भारी पड़ सकती थी। नीचे करीब 200 फीट गहरी खाई थी, जिसमें गिरने के बाद जिंदा रहने का सवाल ही नहीं था। रेस्क्यू टीम अच्छी तरह से जानती थी कि उनकी एक चूक इस आदमी की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, इसीलिए बेहद सावधानी से रस्सी को खींचा जा रहा था। कंधों में बंधी रस्सी के सहारे ये आदमी धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। उधर पहाड़ी के ऊपर रेस्क्यू टीम के साथ खड़े लोगों की धड़कनें तेज थी और मन में एक ही सवाल था, क्या इस शख्स को बचाया जा सकेगा? कुछ घंटे पहले ही मुंबई से वहां घूमने गया अशोक भाऊ साहेब होलगुंडे नाम का यह आदमी पहाड़ी पर गया था। बताया जा रहा है कि झरने के करीब सेल्फी लेने की कोशिश में वो अपना संतुलन गंवा बैठा और पलक झपकते ही सीधे गहरे कुंड में जा गिरा। गनीमत ये रही कि पानी की तेज लहर ने उसे किनारे कर दिया और उसी दौरान उसने एक बड़ी चट्टान को पकड़ लिया। अशोक होलगुंडे कुंड में करीब 2 घंटे तक फंसे रहे और वहां से निकलने के लिए आवाज लगाते रहे। सौभाग्य से उनकी आवाज गांव वालों ने सुन ली और उन्होंने पुरातत्व विभाग को इसकी जानकारी दी। पुलिस वालों के साथ पहुंची पुरातत्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचते ही काम शुरू किया। एक मोटी रस्सी नीचे कुंड में फेंकी गई। रस्सी में सेफ्टी बेल्ट लगी हुई थी। अशोक ने उसे अपने कंधों से बांध लिया। इसके बाद उसे धीरे धीरे ऊपर खींचा गया। ये काम आसान नहीं था, क्योंकि अशोक के झरने की चपेट में आने का डर था, लेकिन करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद अशोक को सही सलामत ऊपर खींच लिया गया। इसके बाद गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऊपर आने के बाद पहले तो अशोक होलगुंडे बेदम जमीन पर पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वो उठ खड़ा हुआ। गहरे कुंड से बाहर निकलने पर उसने राहत की सांस ली और उसके नाउम्मीद चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन पुरातत्व विभाग की हिदायत को दरकिनार करके इसने जोखिम उठाया था और एक खतरे वाली जगह पर चला गया था और ये गलती जानलेवा भी साबित हो सकती थी। उत्तर प्रदेश के कैराना में भीड़ का निर्मम चेहरा एक बार फिर से सामने आया है। बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने 5 महिलाओं को बुरी तरह से मारा पीटा। गनीमत रही कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें बचा लिया, नहीं तो लोगों के हुजूम में घिरी इन महिलाओं का वहां से सही सलामत निकलना नामुमकिन नजर आ रहा था। सड़क पर चुपचाप जा रही 5 महिलाओं को भीड़ ने एकाएक घेर लिया। किसी ने सफाई का मौका तक नहीं दिया और ताबड़तोड़ लात घूंसों से उनकी पिटाई शुरू कर दी। जो जहां से आया वो इन महिलाओं पर टूट पड़ा। हंगामा मचा तो पुलिस भी आ गई, लेकिन हद तो तब हो गई जब पुलिस की मौजूदगी में भी इन महिलाओं की पिटाई जारी रही। पुलिस वाले पीड़ित महिलाओं से बात करने की कोशिश कर रहे थे। इतनी देर में भीड़ में शामिल एक महिला ने उन पर चप्पल चला दी तो एक आदमी पीछे से बाल खींचकर भाग गया। मारने वालों में मर्द भी थे, औरतें भी थी, बुजुर्ग भी थे और बच्चे भी थे। किसी ने उनके महिला होने का लिहाज नहीं किया। असल में कैराना के इस इलाके में कुछ दिन पहले एक बच्चा चोरी हुआ था। अजनबी महिलाओं को जब कुछ लोगों ने सड़क पर घूमते देखा तो उन्हें बच्चा चोर समझ लिया। इससे पहले कि महिलाएं अपनी सफाई दे पाती, भीड़ ने उन्हें घेर लिया। इनमें एक महिला की गोद में उसका छोटा सा बच्चा था, लेकिन भीड़ ने उसे भी बच्चा चोर समझ लिया। हम रास्ते से जा रहे थे, वो बहुत लोग आके हमको मारने लगे हैं। सब आपकी पब्लिक क्या बच्चा चुरा के ले जा रहे, बच्चा चुरा के, वो हमारा बच्चा हमसे छीन के ले जा रहे हैं। वो बहुत मारे हम। पुलिस जल्दी ही भीड़ का गुस्सा समझ गई। आनन फानन में पुलिस वाले महिलाओं को वहां से लेकर बाहर निकले। डरी सहमी 5 महिलाएं पुलिस वालों का हाथ पकड़कर आगे बढ़ती गईं और एक ऑटो में बिठाकर उन्हें थाने लाया गया। पुलिस ने उनसे पूछताछ की और जल्द साफ हो गया कि महिलाएं बच्चा चोर नहीं हैं। पास के शहर पानीपत से रस्सी बेचने के लिए कैराना आई थी, लेकिन वहां तो जान के लाले पड़ गए। यहां तक कि महिलाओं में शामिल एक लड़की को भी छीन लेने की कोशिश की गई।
इसको भी छीन के ले जा रहे हैं, इसको भी। पुलिस ने कार्रवाई के बाद महिलाओं को जाने दिया, लेकिन भीड़ की हिंसा का ये मामला फिर एक बार कई सवाल खड़े कर गया। पाकिस्तान को इन दिनों पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के छिनने का डर सता रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपने देश के पीएम इमरान खान पर निशाना साधते हुए कहा, पहले हम कश्मीर की बात करते थे, लेकिन हम योजना बना रहे हैं कि मुजफ्फराबाद को कैसे बचाया जाए। पहले हमारा कश्मीर में पॉलिसी क्या होता था? पहले पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बात, इमरान की नाकामी के बाद, इस सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे? ये आज पाकिस्तान पॉलिसी की। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो इमरान सरकार पर लानतें भेजते नजर आए कि मोदी के सामने वो इमरान भीगी बिल्ली क्यों बन जाते हैं। बीजेपी के वो खुद कहते हैं कि मैनिफेस्टो में था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर उनको पता था कि ये होने वाला था, अगर इमरान को पता था तो हमें क्यों नहीं बताया, मुल्क को क्यों नहीं बताया? जब ऑपोजिशन से लड़ना पड़ता है तो शेर बन जाता है, मोदी के खिलाफ तो चुई नहीं कर सकता, बिल्ली बन जाता है। तो ये अजीब जो कॉन्ट्रडिक्शंस है ये तो समय नजर आ रही हैं। अगर आप मुल्क का वजीर आजम कहता है कि इंशाल्लाह मोदी इलेक्शन जीतेगा और हम कश्मीर का मसला हल करेगा, मैं इसको सौदाबाजी ना कहूं तो क्या कहूं? वहीं भारत से डरे पाकिस्तान ने अब नया पैंतरा अपनाया है। पाकिस्तान भारतीय विमानों के लिए अपना पूरा एयर स्पेस बंद करने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान भारत अफगानिस्तान का ट्रेड रूट भी बंद कर सकता है। पाकिस्तान की कैबिनेट मीटिंग में इस बात की चर्चा हुई, जिसके बाद पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान भारतीय विमानों के लिए पूरा एयर स्पेस बंद कर सकता है। पाकिस्तान भारत अफगानिस्तान का ट्रेड रूट भी बंद कर सकता है। पाकिस्तान सरकार के ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। मोदी ने शुरू किया है, हम खत्म करेंगे। शशि थरूर से पीएम मोदी की तारीफ पर कांग्रेस पार्टी ने सफाई मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर से राज्य की केरल इकाई के अध्यक्ष ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा। हरियाणा के करनाल में कुछ नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर एसबीआई बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से पैसे और जरूरी दस्तावेज लूट लिए। यूपी के प्रयागराज से सरकारी दफ्तरों के मुख्यालयों को लखनऊ शिफ्ट करने के विरोध में वकीलों ने हड़ताल कर शहर में बंद का आह्वान किया, जिसका अच्छा खासा असर देखने को मिला। मध्य प्रदेश के मंदसौर में शिवना नदी में बाढ़ आने से मंदिर में पानी घुस गया, जिससे भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति डूब गई। यूपी के मथुरा में 18 फीट लंबे एक अजगर ने एक बकरी को निगल लिया, जिसके बाद वन विभाग ने अजगर को पकड़ा। पंजाब के लुधियाना में आई भारी बाढ़ की वजह से सब्जियों के दाम काफी बढ़ गए हैं। आगरा के शाहगंज में दरगाह की जमीन को लेकर दो पक्षों में कहासुनी के बाद जमकर पथराव हुआ। मध्य प्रदेश के शुजालपुर में महाकाल की सवारी करने के दौरान देवास के सांसद महेंद्र सोलंकी ने सड़क पर लाठी चलाकर करतब दिखाया। अमेजन के जंगलों में आग लगने के बाद मैदान में धुआं आने से ब्राजील में चल रहा एक फुटबॉल मैच रुक गया। अलीगढ़ में एक चार्टर्ड प्लेन हादसे का शिकार हो गया। गनीमत यह रही कि विमान में सवार 2 पायलटों समेत सभी 6 लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन इससे पहले हादसे का शिकार होने के बाद विमान से आग की लपटें उठने लगी और धुएं का गुबार उठता दूर तक नजर आया। इस बीच विमान सवारों की मदद के लिए स्थानीय लोग भी पहुंचे, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लोगों को वहां से हटा दिया। इसके बाद वहां पहुंची दमकल की गाड़ियां प्लेन में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया जा सका। यहाँ जो बिजली के तार के खंभे हैं उनसे उधरने के बाद काफी दूर तक खिंचरता हुआ चला रहा था, जिस तरह मेरे सामने यहाँ देख रहे हैं। इस समय ये विमान का जो मलबा पड़ा हुआ है। बताया गया कि एक निजी एविएशन कंपनी के प्लेनों की मरम्मत के लिए इंजीनियरों की टीम दिल्ली से प्लेन के जरिए अलीगढ़ आ रही थी। प्लेन जैसे ही अलीगढ़ के धनीपुर हवाई पट्टी पर लैंड कर रहा था, उसी वक्त वो हाई टेंशन बिजली के तारों में उलझ गया और फिसलता हुआ दीवार से जा टकराया, जिससे उसमें आग लग गई। हादसे का शिकार प्लेन में 4 इंजीनियरों के साथ 2 पायलट थे। सभी ने कूदकर जान बचाई और सभी सुरक्षित बताए गए। कि एक हाई टेंशन लाइन है, उसमें शायद ये फंस गया, उसके तार उसमें फंस गई और इसके कारण से ये साइड से घसीटते हुए और आकर करके रनवे की साइड में आकर के पड़ी है। कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। 6 लोग इसके अंदर बताए गए, सभी लोग सुरक्षित हैं। हालांकि प्राइवेट प्लेन में सवार कुछ लोगों को मामूली चोट आई है और उन्हें अस्पताल भेज दिया गया।
विदेश दौरे से लौटने के बाद पीएम मोदी दिल्ली में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के घर पहुंचे। अरुण जेटली के परिवार को सांत्वना देते हुए पीएम मोदी खुद भावुक हो गए। 24 अगस्त को अरुण जेटली का निधन हुआ था, लेकिन उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी यूएई में थे। लेकिन देश लौटने के बाद पीएम मोदी सबसे पहले दिल्ली के कैलाश कॉलोनी में अरुण जेटली के घर पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह वहां पहले से ही मौजूद थे। घर के अंदर प्रधानमंत्री ने सबसे पहले अरुण जेटली की तस्वीर पर फूल अर्पित किए और इसके बाद उनके परिवार वालों से मिले। पूर्व वित्त मंत्री की पत्नी, बेटा और बेटी के साथ उन्होंने अपना दुख साझा किया, साथ ही दुख की इस घड़ी में उन्हें सांत्वना दी। 24 अगस्त को अरुण जेटली का निधन दिल्ली के एम्स में हो गया था, लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री यूएई में थे। उन्होंने फोन पर ही जेटली के परिवार से बात की थी और बहरीन में पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए अपने दोस्त अरुण जेटली के लिए अपनी संवेदना जाहिर की थी। आज मेरा दोस्त अरुण चला गया। बड़ी दुविधा की पल है मेरे सामने। एक तरफ कर्तव्य भाव से बंधा हुआ हूं, दूसरी तरफ दोस्ती का एक सिलसिला भावनाओं से भरा हुआ है। मैं आज बहरीन की धरती से भाई अरुण को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं। विदेश दौरा खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री सोमवार रात भारत लौटे और सुबह अरुण जेटली के परिवार से मिलने पहुंचे। बेटे और बेटी से बातचीत की, उन्हें दिलासा दिया। इसके बाद अमित शाह वहां पहुंचे थे। उन्होंने भी परिवार वालों से मुलाकात की और शोक में डूबे परिवार को सांत्वना दी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को एक बार फिर से बड़ा तोहफा दिया। इसके लिए केजरीवाल ने एक स्कीम की घोषणा की, जिसमें उन्होंने पानी के बकाया बिलों को माफ कर दिया। इस स्कीम का लाभ उन्हें मिलेगा जिनके घरों में फंक्शनल मीटर लगे हुए हैं। जिन उपभोक्ताओं ने 30 नवंबर से पहले मीटर लगवाए हैं, उन्हें ही इस स्कीम का लाभ मिलेगा। साथ ही जिन उपभोक्ताओं के घर में फंक्शनल मीटर हैं, उन सभी की लेट फीस माफ कर दी जाएगी। इस योजना के तहत दिल्ली में EFGH कैटेगरी के लोगों के 100% बिल 31 मार्च तक के माफ कर दिए जाएंगे। AB कैटेगरी के 25% बिल माफ होगा। C कैटेगरी के 50% बिल माफ कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस योजना से EFGH कैटेगरी के तहत 10.5 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उपभोक्ता अपनी मर्जी की मीटर लगवा सकते हैं। इसकी जानकारी पास के जल बोर्ड में देनी होगी। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले 58% कॉलोनियों में पाइपलाइन थी और बाकी कॉलोनियों में टैंकर से पानी जाता था, लेकिन 5 साल में 93% पाइपलाइन कॉलोनीज में बिछा दी गई है। बाकी 7% कॉलोनियों में कानूनी अड़चन की वजह से काम रुका हुआ। जिनके घर में फंक्शनल मीटर्स हैं, चालू मीटर है, काम कर रहा है मीटर, खराब मीटर नहीं और अनमीटर्ड नहीं, जिनके घर में फंक्शनल मीटर्स हैं, इस योजना का उनको लाभ मिलेगा। और दूसरा, ये योजना 30 नवंबर तक लागू होगी। 30 नवंबर के पहले जो अपने घर में फंक्शनल मीटर लगवा लेगा, अब लगवा लेगा, हम उनको एनकरेज कर रहे हैं कि अपना फंक्शनल मीटर लगवा लो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ और इस योजना का फायदा उठाओ। वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु की पीएम मोदी से मुलाकात हुई। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर भारत लौटी पीवी सिंधु ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के जांजगीर चांपा के युवाओं को सेना में भर्ती होने की होड़ मची हुई है। जिले के 500 से ज्यादा युवाओं का थल सेना और 15 युवाओं का वायुसेना में चयन हो चुका है। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद आए सैलाब ने एक इमारत को पल भर में ढहा दिया। कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौट रहे यात्रियों को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में रास्ता टूटने की वजह से भारी परेशानी हुई, लेकिन एसडीआरएफ की टीम ने यात्रियों को हर मुश्किल से सुरक्षित निकाल लिया। उत्तराखंड के रुड़की में एक दुकान में हुई लाखों की चोरी के मामले में शामिल 4 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आगरा में हरि पर्वत के पास एक चलती बुलेट बाइक में आग लग गई। हालांकि बाइक सवार युवक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। छत्तीसगढ़ के बालोद में BEML कंपनी के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। गली गली में सो रहे, गली गली में सो रहे। यूपी के महोबा में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 3 की हालत नाजुक बनी हुई है।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक मिनी बस खाई में गिर गई जिसमें सवार 23 लोग घायल हो गए। ब्राजील में अमेजन के जंगलों में आग की घटनाओं से चिंतित बेल्जियम के लोगों ने ब्राजील दूतावास के सामने प्रदर्शन किया। देश की राजधानी दिल्ली के सभी इलाकों में भले ही सीसीटीवी कैमरे न लगे, लेकिन यूपी में गोरखपुर के गांव में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लग गए। चोरी और छेड़छाड़ से परेशान गांव वालों ने खुद ही अपनी सुरक्षा का इंतजाम किया है और इसके तहत गांव में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। यूपी में गोरखपुर के गांव में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लग गए। चोरी और छेड़छाड़ से परेशान गांव वालों ने खुद ही अपनी सुरक्षा का इंतजाम किया है और इसके तहत गांव में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। गांव में कैमरे सभी अहम जगहों पर लगाए गए हैं। एक कैमरा गांव में आने वाले हर शख्स और गाड़ी की निगरानी करता है, तो एक कैमरा गांव के बीचों बीच लोगों पर नजर रखता है। इस तरह करीब 15 कैमरे गांव के अलग अलग हिस्सों में लगाए गए हैं। कैमरों की फुटेज देखने के लिए बाकायदा एक मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है, जहां से गांव की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। गांव चितौना अपने रहन सहन में किसी कस्बे से कम नहीं है। दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता है। अब सीसीटीवी कैमरों के जरिए अजनबी लोगों पर ध्यान दिया जा सकता है। बाहर काम करने वाली महिलाएं भी घर बार की सुरक्षा को लेकर निश्चिंत रह सकती हैं और स्कूल जाने वाली छात्राओं को मनचलों से बचाया जा सकता है। पहले यहाँ से कभी ऑटो पकड़ना या कहीं आना जाना, पैदल निकलने में बाइक से आते जाते लोग कुछ न कुछ कमेंट पास करते थे, लेकिन इससे अब कैमरे लग जाने से उन लोगों के अंदर डर बन चुका है और अब ऐसी कोई भी हरकतें नहीं करते हैं। इस पे बहुत पहले से रोक लग चुका है। हमारे गांव में सीसीटीवी लगने के कारण हम लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं। हम लोग को रास्ते में आने जाने चलने में कोई भी दिक्कत नहीं होता, अच्छा फील होता है, उससे हम लोग सुरक्षित रहते हैं। बहुत अच्छा सुविधा हो गया, आने जाने में दिक्कतें नहीं होती, कहीं स्कूल में भी आने जाने में दिक्कतें नहीं होती हैं और मेरे गांव में बहुत सारी चोरियां होती थी, वो सब चोरियां रुक गई हैं। गोरखपुर का हाईटेक गांव अपनी तरक्की की कहानी बयां करता है, लेकिन अपराध रोकने में नाकाम पुलिस और प्रशासन पर सवालिया निशान भी लगाता है। अब लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही मशक्कत शुरू कर दी है। दावा किया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के बाद अपराध में कमी आई है। चोरी की घटना, छेड़खानी की घटना या कोई भी अप्रिय काम जो बाहर के लोग आके दौड़ के गांव में आते हैं, किसी घटना को अंजाम दे जाते हैं, ऐसी घटनाएं रुक गई। लोग देखते हैं कि सीसीटीवी लगा हुआ है तो आदमी डर जाता है। जहाँ पर इस रास्ते से कोई भी जाता था, लड़कियां जाती थी, तो पियक्कड़ लोग आकर के उसको कभी छेड़खानी कर देते थे, लेकिन अब उससे वर्चित हो गए हैं यहाँ के लोग। गांव में सीसीटीवी कैमरों के लगने की सबसे ज्यादा खुशी लड़कियों को है। अब वो बिना डर घूमने और पढ़ने जाने लगी है। इंदौर में मवेशियों को लेकर जा रही गाड़ी पानी में फंस गई और जैसे ही गाड़ी पानी में डूबने लगी, दूसरी तरफ खड़े लोग तुरंत दौड़ पड़े और गाड़ी को किसी तरह से संभाला। इस गाड़ी में गायों को ले जाया जा रहा था। बारिश के बीच पानी में खड़े युवकों ने कड़ी मशक्कत करके एक तरफ से गाड़ी को पकड़ा और दूसरी तरफ से दोनों गायों को इस गाड़ी से सफलतापूर्वक बाहर निकाला। पानी की वजह से सड़क पर ये टेम्पो जिसमें गाय लदी हुई थी, ये बीच पानी में फंस गया था, लेकिन वहां से जो लोग गुजर रहे थे उन्होंने फौरन मदद की और देखा कि 2 गाय हैं इस टेम्पो के अंदर, तो फौरन दोनों गायों को इस डूबते टेम्पो से बाहर निकाल दिया। पूर्व क्रिकेटर संदीप पाटिल को जान से मारने की धमकी दी गई। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर संदीप पाटिल ने खुद को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बिहार के धनबाद में एक ही बिल्डिंग में अस्पताल और शराब की दुकान चलने से कानून का सरेआम माहौल उड़ाया जा रहा है। देहरादून में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर त्रिवेंद्र सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। गुजरात के सूरत में पानी के तेज बहाव में एक कार बह गई। हालांकि गनीमत रही कि कार में सवार 4 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। गाजियाबाद में पेड़ से लटका एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक दिव्यांग लड़की की रेप के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों ने प्रदर्शन कर उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग की। कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के सुकमा में 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर कई संगीन मामले दर्ज हैं।
मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में भारी बारिश की वजह से ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क शहर से कट गया है। उत्तराखंड के काशीपुर में रोडवेज डिपो में खड़ी 3 बसें जलकर राख हो गईं। हालांकि आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम बदला जाएगा। डीडीसीए यानी दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने स्टेडियम का नया नाम अपने पूर्व अध्यक्ष और देश के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखने का फैसला किया है, जिनका पिछले सप्ताह आपका यूपी में कानपुर देहात के एक टोल प्लाजा पर एक बीजेपी नेता को अपना रसूख दिखाना भारी पड़ गया। आरोप है कि बीजेपी नेता फर्जी तरह से अपनी गाड़ी पर वीआईपी पास लगाकर बगैर टोल दिए एम्बुलेंस लेन से निकलने की फिराक में था। लेकिन अकबरपुर इलाके के 12 जोर टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मचारियों ने खुद को बीजेपी नेता बताने वाले सत्यम चतुर्वेदी नाम के शख्स की गाड़ी को रोक लिया। तस्वीरों में देखिए, बीजेपी नेता की गाड़ी पर बीजेपी का स्टिकर, हूटर, बत्ती और वीआईपी पास समेत वो तमाम साजो सामान है जो ये दिखाने के लिए काफी है कि ये किसी ऐरे गहरे की गाड़ी नहीं है, बल्कि किसी रसूखदार की है। लेकिन जब पूछताछ शुरू की गई तो बीजेपी नेता के फर्जीवाड़े की एक एक कलाई खुलती गई। हालांकि फिर भी रसूख इतना कि बीजेपी नेता गाड़ी से उतरने को भी तैयार नहीं। तुमको यार बहुत पावरफुल आदमी हो, इसके बाद खुद को बीजेपी नेता बताने वाला सत्यम चतुर्वेदी नाम का इस शख्स गाड़ी से उतरा और फोन लगाकर किसी को बताने लगा कि उसे टोल पर बेवजह परेशान किया जा रहा है। निकल गए चलो वहाँ पे सत्यम चतुर्वेदी नाम का इस शख्स गाड़ी से उतरा और फोन लगाकर किसी को बताने लगा कि उसे टोल पर बेवजह परेशान किया जा रहा है। निकल गए चलो वहाँ पे हमने बताया भैया, उनको कागज दिखाया, सब कुछ बताया, लेकिन अरे जिनकी गाड़ी है उनसे बात करा दो ना विधायक जी से, इधर उधर क्यों करा रहे हो? भैया सब कुछ बताया लेकिन वो नहीं मान रहे। आप कहें तो आपकी बात करा दो। इसके बाद भी जब वहां मौजूद टोल कर्मी नहीं माने तो वो उनसे बहस करने लगा और खुद को विधायक का भतीजा बताने लगा। जिनकी गाड़ी है उनसे बात करा दो। विधायक की गाड़ी है ना, वो मने कर रहे हैं, मेरा कोई भतीजा नहीं। मैंने खाली ना कभी तो मैं बोल रहा हूँ। अभी तक सत्यम चतुर्वेदी नाम के इस शख्स ने खुद को विधायक का भतीजा बताया, लेकिन अगले ही पल वो अपनी पत्नी के इलाज के लिए जल्दबाजी में होने का दावा करने लगा। भतीजा नहीं है, ऑपरेशन लगा। आप ऐसा है 50 बार कहिएगा आपकी गाड़ी को ऑपरेशन लगा है, लेकिन नियम तो बोलेंगे क्या? आप ये पब्लिक को परेशान, आप मुझे परेशान कर वीआईपी कौन है आपकी? कौन है वीआईपी? बताओ कौन वीआईपी? चलते हैं भैया, वो वीआईपी की श्रेणी में आते हैं। आपकी शैक्षिक क्वालिफिकेशन क्या है? इसमें क्या गलत लिखा है? वो वीआईपी भी है, उसमें आते हैं पर क्या? इसके बाद टोल कर्मियों और वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने बड़े अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद वहां पहुंचे पुलिस अधिकारियों से भी सत्यम चतुर्वेदी नाम का एक शख्स बहस करने लगा। लेकिन पुलिस वालों के सामने खुद को बीजेपी नेता बताने वाले सत्यम चतुर्वेदी नाम के इस शख्स की एक न चली। साथ ही पता लगा कि कोई पहली बार नहीं है जब इस शख्स ने टोल प्लाजा से बगैर टोल दिए गाड़ी निकाली। इससे पहले भी कई बार खुद को बीजेपी विधायक का भतीजा बताने वाला ये शख्स बगैर टोल दिए यहां से निकल चुका है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कार के ऊपर लगे हूटर और बत्ती खुलवानी शुरू कर दी और देखते ही देखते गाड़ी पर लगे तमाम तामझाम उतार कर रख दिए, जिसके बाद खुद को बीजेपी नेता बताने वाले शख्स के तेवर ठंडे पड़े। इस बीच पुलिस पूछताछ में पता चला कि गाड़ी पर लगा सचिवालय का पास भी पूरी तरह से फर्जी है, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी का चालान काटकर उसे फर्जी बीजेपी नेता के हाथ में थमा दिया। उनके द्वारा जो सचिवालय का पास लगाया गया वो फर्जी तरीके से था और फोटो कॉपी प्रतीत हो रहा था। प्रभारी निरीक्षक द्वारा उनकी गाड़ी को रोक करके चेकिंग की गई और उनका हूटर वगैरह उतरवा लिया गया। उनके ऊपर जो है वैधानिक कार्रवाई बनती है। मेरे द्वारा निर्देशित कर दिया गया कि थाना प्रभारी को इसके ऊपर तत्काल कार्यवाही करें। वहीं टोल प्रशासन का दावा है कि इस हंगामे की वजह से वहां जाम लग गया, जिसमें कई एम्बुलेंस फंस गई। हमारे पास में इस गाड़ी की डिटेल है जो कि सैकड़ों बार हमारे एम्बुलेंस लेन को ही जानबूझ के टारगेट करके उसी लेन में आता है। जाने समय भी हमारा जो एम्बुलेंस लेन निर्धारित किया गया उस पर, और आते समय भी एम्बुलेंस लेन में कि यहाँ पे अगर हम विवाद करेंगे, किसी प्रकार की आपत्ति खड़ी करेंगे तो ये वहां से क्या करते हैं कि एम्बुलेंस के नीचे पीछे जब एम्बुलेंस लग जाती है, भाई एम्बुलेंस का तांता लग जाता है, हमको
इनको निकालना पड़ता है। इसका लाभ लेकर के ये कम से कम नहीं तो सैकड़ों बार 12 जोड़ टोल प्लाजा से जा चुके हैं। पुलिस ने भले ही इस मामले में चालान कर अपने कर्तव्य का निर्वहन क्यों न कर लिया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरह से फर्जी सचिवालय पास का इस्तेमाल कर टोल पार करने पर पहली कार्रवाई क्यों नहीं हुई। यूपी के शाहजहांपुर में एक बेकाबू ट्रक का कहर देखने को मिला। ट्रक बेकाबू होकर सवारियों से भरे 2 वाहनों पर पलट गया, जिसमें 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद घटनास्थल पर लोगों की चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद का दर्दनाक मंजर देख सब हैरान रह गए। लोगों ने आनन फानन में पुलिस और प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद इलाके के लोग और प्रशासन की टीम हादसे का शिकार हुए लोगों को बचाने में जुट गए। इस दौरान क्रेन की मदद से ट्रक को हटाया गया, जिसके बाद गाड़ी के नीचे दबे शवों को एक एक कर बाहर निकाला गया। अभी तक यहाँ पे 16 लोग की मौत हुई थी, जो उनको मोर्चरी में रखवा दिया गया। 5 लोगों को यहाँ पे गंभीर हालत में एडमिट किया गया था, जिसमें 2 ज्यादा गंभीर थे। अभी एक आरती नाम के पेशेंट की भी डेथ हो गई। अब टोटल डेथ करीब 17 हो चुकी है। इस दर्दनाक सड़क हादसे के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जांच की बात कही। इसमें मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कमिश्नर साहब ने दिए हैं। पहले तो जो दुर्घटना हुई उसमें जो लोग घायल हैं, आपने देखा हमारे एसपी साहब भी यहीं पर हैं और सारे पुलिस अधिकारी भी हैं। हम उनको सबसे अच्छी व्यवस्था उनको प्रदान कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए डीएम ने पीड़ित के परिजनों को उचित मुआवजा देने का भरोसा दिया। मृतकों की जो सहायता की प्रश्न विभिन्न स्कीमों से कवर्ड होते हैं, जिसमें कृषक दुर्घटना बीमा योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी की। उसके तहत परिवार के कमाऊ सदस्य को 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, जो उसमें कवर्ड हो जाएंगे उसमें कवर किया जाएगा। बताया जा रहा है कि भीषण हादसे की वजह बना ट्रक सीतापुर से कपड़ा लेकर आ रहा था, जिसने हाईवे पर पहले आगे चल रहे एक ऑटो में टक्कर मारी, फिर दूसरे वाहन को टक्कर मारता हुआ गड्ढे में जा गिरा। अयोध्या के राम मंदिर बाबरी मस्जिद जमीन विवाद की सुनवाई 13वें दिन भी हुई, जिसमें निर्मोही अखाड़े की ओर से वकील सुशील जैन ने अपना पक्ष रखा और दलील दी कि विवादित ढांचे में मुसलमानों की तरफ से 1934 के बाद से कोई नमाज नहीं पढ़ी गई। ये मंदिर ही था जिसकी देखरेख निर्मोही अखाड़ा करता था। उन्होंने आगे कहा कि पूरा का पूरा ढांचा जमीन से घिरा हुआ है और हिंदू देवता वहां थे। मुस्लिम पक्ष ने भी स्वीकार किया कि 1855 से पहले वहां नमाज पढ़े जाने के साक्ष्य नहीं है। इससे पहले 12वें दिन सुनवाई के दौरान निर्मोही अखाड़े के वकील सुशील कुमार जैन ने दलीलें पेश की थी और कहा था कि हम देवस्थान का मैनेजमेंट करते हैं और पूजा का अधिकार चाहते हैं। जन्म स्थान पर अधिकार केवल मैनेजमेंट करने वालों को दिया जा सकता है और निर्मोही अखाड़ा जन्म स्थान का मैनेजमेंट देखता है। रायबरेली पहुंची प्रियंका गांधी ने पूर्व विधायक के निधन पर शोक व्यक्त किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार को एक दिन के दौरे पर रायबरेली पहुंची, जहां उन्होंने पूर्व विधायक अखिलेश सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। चंडीगढ़ में समान काम समान वेतन की मांग को लेकर पीजीआई के कॉन्ट्रैक्ट वर्करों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बीच सड़क पर एक कार धू-धू कर जल गई। गनीमत रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। हिमाचल के प्रंघाला के पास पुलिया बहने के बाद मणिमहेश मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा बहाल करने में प्रशासन जुट गया है। बिहार के जहानाबाद में अपराधियों ने 12 रामपुर गांव के 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज की मौत के बाद परिजनों ने रोड जाम कर हंगामा किया। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक स्कूल के पास हुई फायरिंग में एक छात्र को गोली लग गई, जिसके बाद घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सुशीला तिवारी अस्पताल में डेंगू से एक लड़की की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतकर देश लौटी बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की। सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए देने के आरबीआई के फैसले पर सियासी घमासान मचा है। रिजर्व बैंक की ओर से सरप्लस पूंजी के तौर पर इतनी राशि किसी सरकार को पहले कभी नहीं दी गई, इसीलिए विपक्ष ने इसे आरबीआई की लूट करार दिया है। और पहले से ही आर्थिक मंदी का दावा कर रही कांग्रेस ने इस मामले में सरकार को घेर लिया। सरकार ने घाटे में है, बजट गलत बना दिया। पिछले साल जो खर्चा करना था और गरीबों को देना था वो उनको नहीं दिया, उसको बंद कर दिया। सब्सिडी का ट्रांसफर बंद कर दिया। आगे आने वाले इनको रास्ता नहीं दिख रहा। सारे मानक मैंने बताए, बहुत बुरी हालत है। इसलिए आरबीआई का पैसा छीन लिया और देश को इकोनॉमिक इमरजेंसी की तरफ धकेल दिया।
इससे पहले राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और लिखा कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इसको लेकर बेखबर हैं कि उनके खुद के द्वारा पैदा की गई आर्थिक त्रासदी को कैसे दूर किया जाए। आरबीआई से चुराने से काम नहीं चलने वाला। ये किसी दवाखाने से बैंडेड चुराकर गोली लगने से हुए घाव पर लगाने जैसा है। सरकार पर विपक्ष के तीखे हमलों के साथ ही रिजर्व बैंक की नीति पर भी जोरदार बहस शुरू हो गई। इससे पहले आरबीआई ने पूर्व गवर्नर बिमल जालान की कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी और इसके तहत ही सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया। इसमें 1,23,000 करोड़ आरबीआई की सरप्लस राशि है, जबकि 52,637 करोड़ रुपए रिजर्व से दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि इस रकम से सरकार को अपना राजकोषीय घाटा पूरा करने में मदद मिलेगी, लेकिन विपक्ष की दलील इसके उलट है। दुनिया में कोई सेंट्रल बैंक अपने रिस्क बफर को, कॉन्टीजेंसी रिजर्व को सरकारों को नहीं देता। पूरी 2018-19 की पूरी आमदनी आरबीआई की सरकार को दे दी गई। कुछ हफ्ते पहले बिमल जालान, जो इस कमेटी के मुखिया थे, हेड करते थे, उन्होंने कहा था कि सरकार को दिया जाएगा पर 4-5 साल के अंदर दिया जाएगा, किश्तों में दिया जाएगा। अब वो 4-5 साल की जगह एक ही बार में सब कुछ दे दिया गया। इससे भारत की अर्थव्यवस्था के गहरे संकट का पुष्टिकरण होता है। जितना भी अमाउंट है उसमें से 90,000 करोड़ तो बजट में दिखा दिया आप, यानी आपको खर्चा कर लिए। दूसरा बचा आपका 86,000 करोड़। अब 86,000 करोड़ में आप 70,000 करोड़ तो बैंक्स को रिफाइनेंस कर रहे हैं, तो बचा के आपके पास एक गाजर की पुंगी है 16,000 करोड़ की। अब 16,000 करोड़ की इतना बड़ा हमारा जो देश है, आप उसमें क्या क्या करेंगे? लेकिन विपक्ष के हमले के जवाब में बीजेपी और सरकार ने भी पलटवार किया और विपक्ष को अर्थशास्त्रियों से बात करने की सलाह दी। कांग्रेस पार्टी कम से कम रिजर्व बैंक के मामले में उनके यहाँ जो भी फिनांस मिनिस्टर्स थे, जितने भी सीनियर्स थे, उन सब से बात करने के बाद उनका आरोप डालना चाहिए था। फिर भी वो चोर कहने के विषय में तो अभी माहिर हो गए हैं, इसलिए मैं उसको इतना परवाह नहीं करना। लेकिन सरकार की दलीलों के बावजूद आरबीआई से फंड ट्रांसफर के मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। रिजर्व बैंक की ओर से दी गई इस रकम पर सियासी बवाल क्यों मचा है, इसे हम आपको आसान शब्दों में समझा देते हैं। अपनी जरूरतें पूरी करने और जरूरी निवेश के बाद रिजर्व बैंक के पास जो राशि बचती है उसे सरप्लस फंड कहते हैं। ये सरप्लस रिजर्व बैंक सरकार को दे सकता है और इससे पहले भी दिया जाता रहा है। लेकिन इसी सरप्लस से बड़ा हिस्सा कंटिंजेंसी फंड यानी आपात निधि में डाला जाता है। इस कंटिंजेंसी फंड की जरूरत मौद्रिक नीति या एक्सचेंज रेट में बदलाव के समय पड़ती है। बिमल जालान कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक इस आपात निधि फंड में कटौती की गई है और इस साल रिकॉर्ड सरप्लस सरकार को देने का फैसला किया गया है। लेकिन आपात निधि में की गई कटौती की वजह से ही विपक्ष दावा कर रहा है कि देश में आर्थिक संकट है। पानी का बिस्कुट 5 रुपए का आता है, उसमें खरीद नहीं हो रही। लगभग 10,000 लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं। रुपए का अवमूल्यन होता जा रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लगभग 10 लाख लोग निकाले जाएंगे। आर्थिक मंदी तो है। वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की बड़ी जीत के बाद आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में एक बार फिर भारतीय क्रिकेट टीम का दबदबा नजर आया है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर रहकर अपनी बादशाहत को कायम रखे हुए हैं। वहीं भारत के चेतेश्वर पुजारा टेस्ट रैंकिंग में नंबर 4 पर काबिज है। सबसे बड़ी कामयाबी भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को मिली है, जिन्होंने गेंदबाजों की रैंकिंग में 9 पायदान की बड़ी छलांग लगाते हुए 774 अंकों के साथ पहली बार टॉप 10 में जगह बनाई है। बुमराह 16वीं रैंकिंग से उछलकर सीधे 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। बुमराह ने विंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट की अंतिम पारी में 5 विकेट लिए थे। बुमराह के प्रदर्शन के दम पर भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जीत के साथ शुरुआत की थी। इसके साथ ही बुमराह साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज में पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा करने वाले पहले एशियाई गेंदबाज भी बन गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों ने सिंधु का जोरदार स्वागत किया। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने के बाद पीवी सिंधु भारत लौटी और नई दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया। गोरखपुर के मदरसा चौराहे के पास एक बाइक में आग लगने के बाद पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत कर आग पर काबू पाया।
मध्य प्रदेश के पन्ना में एक झोलाछाप डॉक्टर पर मासूम का गलत तरीके से इलाज करने का आरोप लगा, जिसमें उसकी मौत हो गई। दर्द करा पेट तो हम ले गए, फिर डॉक्टर है उताई गाँव में, तो उन्हें गोली दवाई करी है, तो फिर हों से ले आई है, पराद आऊ है। थोड़ी देर बाद आ बाहों लगो, आँखी का थे, आँखिन में नहीं देखा है। मध्य प्रदेश के शुजालपुर में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान समर्थकों की भीड़ में फंस गए, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद उन्हें भीड़ से निकाला। यूपी के शामली में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने 5 महिलाओं की जमकर पिटाई की। अरे हम लोग रास्ते से जा रहे थे, हमको क्या पता था ये गली में बच्चा चोरी हुआ, कुछ चोरी हुआ। हम रास्ता भूल गए, रास्ता भूल के वही गली मिल गए हमको। हम रास्ते से जा रहे थे, वो बहुत लोग आके हमको मारने लगे हैं सब, आपकी पब्लिक क्या बच्चा चुरा के ले जा रहे हैं, बच्चा चुरा के, तो हमारा बच्चा हमसे छीन के ले जा रहे हैं वो। मध्य प्रदेश के कटनी में एक महिला की हत्या के आरोप में जेल में बंद कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मध्य प्रदेश के खरगोन में रायसागर पुलिया पार कर रहे एक बाइक सवार युवक बाइक सहित पानी में बह गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने युवक को बचा लिया। यूपी के मुरादाबाद में नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार बस पलटने से यात्री की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। लखनऊ में यात्रियों से भरा एक ऑटो पलटने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के उदयपुरा तहसील के जाम गांव में सड़क नहीं होने की वजह से ग्रामीण मरीज को कीचड़ भरे रास्ते में खाट पर अस्पताल ले जाते दिखे। हैदराबाद पुलिस ने घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के उदयपुरा तहसील के जाम गांव में सड़क नहीं होने की वजह से ग्रामीण मरीज को कीचड़ भरे रास्ते में खाट पर अस्पताल ले जाते दिखे। हैदराबाद पुलिस ने छापेमारी कर एक बड़े हवाला कारोबार रैकेट का पर्दाफाश किया है। हैदराबाद पुलिस की वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने जुबली हिल्स इलाके में एक कार से 5 करोड़ रुपए बरामद किए। साथ ही पुलिस ने 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक विपुल पटेल नाम का शख्स हवाला का रैकेट चलाता है और गैर कानूनी तरीके से लोगों के रुपए ट्रांसफर करता है। इस काम में 6 और आरोपी विपुल का साथ दे रहे थे। ये सभी आरोपी गुजरात के रहने वाले हैं। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। गणेश चतुर्थी की तैयारियां पूरे देश में जोर शोर से शुरू हो गई हैं। इसी को देखते हुए लोग मूर्तियां खरीदने में निकल पड़े हैं। पुंछ की रहने वाली किरण ईश्वर नाम की एक महिला, जो कि अब मुंबई में रहती हैं, उन्होंने गणेश भगवान की 3 मूर्तियां खरीदी और वो इन गणेश की मूर्तियों को कश्मीर में एलओसी पर स्थापित करेंगी, जो भारत पाक बॉर्डर पर तैनात होने के लिए मुंबई से कश्मीर के लिए रवाना की गई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। दरअसल 370 हटाए जाने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। इस तनाव के बावजूद भगवान कृष्ण के भक्त उनकी अगवानी करने और गणेशोत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारी में हैं। ऐसे ही एक भक्त किरण ईश्वर हैं, जो इस बार मुंबई से भगवान गणेश की प्रतिमा लेकर जम्मू कश्मीर पहुंच रही हैं। उन्होंने मुंबई में भगवान गणेश की 3 मूर्तियां खरीदी, जिस पर भारत का नक्शा बना हुआ है और उस पर बीच में भारत पाक बॉर्डर 4 राजा लिखा हुआ है। जानकारी के मुताबिक किरण ईश्वर पहले भी कई बार जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए बॉर्डर पर गणेश जी की मूर्तियां भेज चुकी हैं। ये पिछले 10 साल से हम गणपति जी को वहाँ स्थापित कर रहे हैं अपने सैनिक भाइयों का मनोबल बढ़ाने के लिए और सभी वहाँ के नागरिकों में प्रेम भाईचारा बढ़ाने के लिए। और जो हमारे ये 1 नंबर गणपति है, पूरे हमारे भाइयों पे, सैनिक भाइयों पे और हमारी पूरी वहाँ की जनता को ये अपनी आशीर्वाद देते हैं और मनोकामना पूरी करते हैं। मुंबई से लाई जा रही गणेश मूर्ति को पुंछ में सीमा पर स्थापित किया जाएगा, जहां सीमा पर तैनात जवान भी 11 दिन पूजा अर्चना करते हैं। राहुल गांधी वायनाड में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर राहत कैंपों का जायजा लिया। दिल्ली के तुगलकाबाद में संत रविदास का मंदिर तोड़े जाने के मामले में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व मंत्री प्रदीप जैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।
कोलकाता की प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों के विरोध के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म राम के नाम पर दिखाने पर रोक लगा दी। बाढ़ की वजह से सप्लाई प्रभावित होने से वाराणसी में सब्जियों की कीमत में भारी उछाल आ गया है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में गणेश चतुर्थी महोत्सव के लिए इको फ्रेंडली गणेश तैयार किए जा रहे हैं। स्कॉटलैंड के एक स्कूल में भीषण आग लग गई, हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। कारोबारी सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को भी शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 147 अंकों की उछाल के साथ 37,641 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 47 अंकों की मजबूती के साथ 11,105 पर बंद हुआ। और अब चलते चलते आज का गीत। आज मशहूर गायक मुकेश की पुण्यतिथि है। उन्होंने सबसे ज्यादा गाने शोमैन राज कपूर के लिए गाए। फिल्म तीसरी कसम में मुकेश की आवाज में राज कपूर पर फिल्माए गए इस खूबसूरत गीत के साथ आज आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार। दुनिया बनाने वाले